दोस्तों, जब भी बात आती है शिप्स की और क्रूज की तो एक नाम जहन में जरूर आता है, वो है टाइटैनिक। ये सुनने के बाद कुछ धुंधली सी झलकियां आपके दिमाग में भी जरूर फ्लैश हुई होंगी। अनसिंकेबल कहे जाने वाले रॉयल मेल स्टीमर टाइटैनिक के साथ जो हादसा हुआ था उसके बारे में हम सभी ने पढ़ा है। इसी पर बेस्ड हॉलीवुड फिल्म को भी हम सब ने बहुत सराहा है। इसलिए हादसा क्यों, कब और कैसे हुआ ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मगर उस हादसे के बाद जरूर बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे आप लोग शायद वाकिफ नहीं होंगे। इस पूरे किस्से में कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनके जवाब मिलना अब भी बाकी है। शायद आज हम वो जवाब ढूंढ पाए। दोस्तों, जब टाइटैनिक के डूबने की खबर आई तो कई सालों तक किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ है और ना ही कोई उसे ढूंढने में कामयाब हो पाया। मगर हादसे के करीब 73 सालों बाद मशहूर ओशनोग्राफर, आर्कियोलॉजिस्ट और अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट बैलर्ड ने आखिरकार टाइटैनिक का खोज निकाला और तब जाकर पानी के अंदर मौजूद उस मलबे से इतिहास के कुछ गंभीर पन्नों की कहानी हमारे सामने आ सकी। बता दें, न्यू फाउंडलैंड के तट से 600 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में टाइटैनिक का मलबा मिला था, जो कि समुद्र में 12,500 फीट यानी लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में मौजूद है। ये मुख्य रूप से 2 टुकड़ों में पाया गया था। इसके मलबे से टाइटैनिक पर मौजूद मेटल, चीनी मिट्टी की चीजें, कांच और साबुन जैसी कई चीजें तो बाहर निकाल ली गई, लेकिन टाइटैनिक के 2 भाग तब भी पानी के अंदर ही थे। उसके सभी हिस्सों को अब तक पूरी तरह से रिकवर नहीं किया जा सका है। अगर ऐसा हो पाता तो टाइटैनिक और उस हादसे के बारे में और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे हाथ लग सकती थी। और यही हमारे आज के वीडियो का मेन मुद्दा है दोस्तों, कि आखिर क्यों तमाम कोशिशों और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बाद भी टाइटैनिक को अब तक पानी से बाहर नहीं निकाला जा सका है। दोस्तों, जब इस पर हमने कई रिसर्च की तो हमें पता चला कि टाइटैनिक की खोज होते ही इसे बाहर निकालने के वैसे तो कई विकल्प सामने आए थे, लेकिन वो सभी वास्तव में रियलिटी से कोसों दूर थे। शुरुआती टाइम में जब टाइटैनिक को खोजा भी नहीं गया था तब ये बात साफ थी कि उसकी कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी, इसलिए सीधे किसी केबल के जरिए रेगुलर प्रयासों से इसे बाहर निकालना संभव नहीं था। ऐसे में सबसे पहला सुझाव आया कि सबमरीन और मैग्नेट की मदद से टाइटैनिक को बाहर निकालने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। मगर इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ हर्डल्स भी थे। दरअसल टाइटैनिक का वजन 1,43,000 टन था और फिर वाटर प्रेशर भी तो था, क्योंकि टाइटैनिक 3,750 मीटर डीप में मौजूद था। अगर इसे कैलकुलेट किया जाए तो इतनी गहराई से सिर्फ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हिस्से को निकालने में भी करीब 392 किलोग्राम का प्रेशर लगता है। ऐसे में सबके सामने यही सवाल था कि उसको निकालने के लिए इतने पावरफुल मैग्नेट कहां से लाते और उस मैग्नेट को होल्ड करने के लिए इतनी पावरफुल सबमरीन कैसे मिलती। इसके बाद सुझाव आया कि पावरफुल मैग्नेट्स को सबमरीन की जगह पॉन्टून्स बोट्स के साथ अटैच किया जाए। हालांकि सुझाव इतना बुरा नहीं था, लेकिन फिर भी इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत तक साइंटिस्ट के पास भी टाइटैनिक को बाहर निकालने का कोई खास विकल्प नहीं था, मगर वो इसके लिए कुछ अनयूजुअल तरीकों से सोचने में लगे थे। इस दौरान कई अजीबोगरीब सुझाव भी सुनने को मिले। एक सुझाव आया जहां बलून्स की मदद से टाइटैनिक को बाहर निकालने का एक वियर्ड आइडिया दिया गया था। प्लान ये था कि हीलियम से भरे बलून्स को टाइटैनिक से बांध दिया जाए और फिर वो शिप को ऊपर खींच लाएंगे, यानी वो इन बलून्स को हॉट एयर बलून की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। अब जिन लोगों ने सुझाव दिया, कोई उन्हीं से जरा पूछे कि इसके लिए कितनी मात्रा में हीलियम की आवश्यकता होगी, और उससे ही बड़ा सवाल, उन बलून्स को अंडर वाटर पंप कैसे किया जाएगा। फिर सामने आया एक और क्रेजी आइडिया। कहा गया कि होल्स में लिक्विड वैक्स भर देनी चाहिए। जब ये जम जाएगी तो शिप को ऊपर खींचने में भी आसानी होगी, क्योंकि जम जाने के बाद वैक्स फ्लोट करने लगता है। लेकिन इसके लिए कितनी वैक्स लगेगी, क्या किसी ने सोचा है? करीब 1,80,000 टन। सो नो कमेंट्स। इसके बाद थोड़ा सेंसिबल आइडिया भी सामने आया। इस बार गैसों की मदद से टाइटैनिक रैक को बाहर निकालने का प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसमें कहा गया कि डेक के साइड में पानी के साथ प्लास्टिक कंटेनर अटैच किए जाएं और फिर उन कंटेनर्स में इलेक्ट्रिक करंट भेजा जाए, जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे और कंटेनर में गैस भरने लगेगी, जो कि टाइटैनिक को ऊपर की तरफ रेज करेगी। ये प्रोसेस तो काफी सही था, लेकिन इसमें कुछ डिफिकल्टीज थी। सबसे पहले तो बात ये है कि पानी के अंदर पावर केबल्स और बाकी सभी चीजों को इंस्टॉल कैसे किया जाएगा, और उससे भी जरूरी बात यह है कि कौन गारंटी लेगा कि पानी में बनने वाली गैस सुरक्षित रहेगी, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही एक्सप्लोसिव गैसेस होती हैं। ऐसे में एक छोटी सी गलती भी पूरे टाइटैनिक को तबाह कर सकती थी। चलिए मान लिया कि कुछ लोगों को गैस पर भरोसा नहीं था, मगर बर्फ पर तो कर सकते थे। बता दें कि बर्फ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है। यही कारण है कि कॉकटेल्स और ड्रिंक्स में बर्फ पानी की सतह के ऊपर फ्लोट करती है। ऐसे में एक हॉलेज कॉन्ट्रैक्टर आर्थर हिकी ने टाइटैनिक को एक आइसबर्ग में कन्वर्ट करने का सुझाव दिया था।
कहा गया कि मलबे के चारों ओर मौजूद पानी को फ्रीज कर दिया जाए। इसकी वजह से ये पानी के मुकाबले हल्का हो जाएगा और सतह पर तैरने लगेगा, जिसके बाद इसे किनारे पर ले जाने में आसानी होगी। कुछ ऐसा ही आइडिया अमेरिकन इंजीनियर जॉन पियर्स ने भी दिया था। इसके लिए उन्होंने लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। आइडिया तो अच्छा था, मगर इस प्रोसेस के लिए करीब 0.5 मिलियन टन नाइट्रोजन की जरूरत थी। अब इतना कुछ सुनने के बाद हमारी तो ये पूछने की हिम्मत भी नहीं है कि इतनी ज्यादा गहराई पर वो इतनी सारी लिक्विड नाइट्रोजन लेकर कैसे जाते हैं। इधर उधर के सभी बिना सिर पैर वाले आइडियाज के बाद एक लेजेंडरी सोवियत शिप बिल्डर मिखेल रुनित्स्की ने टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए एक विकल्प बताया। मिखेल बहुत ही बेहतरीन सबमरीन डिजाइन करने के लिए जाने जाते हैं, जो कि इतनी एक्सपीरियंस्ड और पावरफुल थी कि वर्ल्ड वॉर 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 में भी सरवाइव कर चुकी हैं। टाइटैनिक के लिए मिखेल का प्रोजेक्ट पूरे कैलकुलेशन के साथ तैयार था। उनका कहना था कि टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसकी गंदगी को साफ करना चाहिए। इतने सालों से वो समुद्र के नीचे है, इसीलिए उसमें काफी सिल्ट जमा हो गई है, जिसे साफ करना बेहद जरूरी है। उनके अनुसार इसके लिए 300 क्यूबिक मीटर्स के 500 सिलेंडर्स की आवश्यकता होगी। इसके बाद हैवी ड्यूटी केबल्स की मदद से खाली पॉन्टून्स को टाइटैनिक से अटैच किया जाएगा। ये सारा काम मशीनों की मदद से होगा। अगला स्टेप होगा ऐसी सबमरीन्स की व्यवस्था करना जिसके टैंक्स में गैसेस भरी जा सके और सेफ भी रहे। इस तरह के ऑपरेशंस के लिए भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। मिखेल के अनुसार लगभग 20 मिलियन किलोवाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो सकती थी। आमतौर पर इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए एक फुल फ्लैश्ड पावर प्लांट की जरूरत होती है, और उनके अनुसार ऐसा पावर प्लांट पानी के सरफेस पर बनाया तो जा सकता था, मगर फ्यूचर के हिसाब से उसका कोई मतलब नहीं था। हालांकि फ्लोटिंग पावर प्लांट अपने आप में एक अनबिलीवेबल आइडिया होता, मगर इतनी गहराई तक जाने वाली केबल्स प्रेशर की वजह से टूट भी सकती थी, क्योंकि इसे पानी के अंदर होना था। इसलिए इंजीनियर्स को सुझाव था कि सबमरीन्स में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंस्टॉल किए जाएं। इस प्रोजेक्ट पर काफी चर्चा हुई, लेकिन फिर भी इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। इस प्रोजेक्ट को तब तक के लिए होल्ड करने के लिए कहा गया जब तक इसे पूरा करने के लिए ज्यादा एडवांस इक्विपमेंट्स और प्रॉपर बजट नहीं मिल जाता। इसके बाद भी कई सालों तक टाइटैनिक को रिकवर करने के लिए बहुत से प्रस्ताव रखे गए, मगर कभी बजट के कारण, कभी टेक्निकल डिफिकल्टीज के कारण, तो कभी कुछ अन्य कारणों के चलते कोई भी प्लान सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो सका। उस दौरान सारी चर्चाओं, तमाम सुझावों के बाद कुछ स्पेसिफिकेशंस जारी किए गए। रिसर्चर्स का मानना था कि फ्यूचर में टाइटैनिक सिर्फ कुछ ही कंडीशंस में बाहर निकाला जा सकता है। पहला ये कि इसका रैक एक इवन क्यू में होना चाहिए, और दूसरा ये कि वो शिप इंटैक्ट होना चाहिए, और अगर ये कंडीशंस मैच नहीं करती हैं तो टाइटैनिक को नीचे से कभी नहीं निकाला जा सकेगा। और अगर आज की बात कर रहे हैं तो टाइटैनिक के हालात भी कुछ ऐसे बन चुके हैं कि उसे बाहर निकालने में जितना खर्चा आएगा उतने में शायद एक नया जहाज खरीदा जा सकता है। सीधे तौर पर कहें तो इन सभी बातों का कंक्लूजन यही है कि टाइटैनिक अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका, क्योंकि पॉइंट नंबर 1, जब टाइटैनिक डूबा तब वो 2 हिस्सों में टूट गया था। पॉइंट नंबर 2, जहाज का मलबा समुद्र में बहुत ज्यादा गहराई पर स्थित है, जहां पर पहुंचना और उस पर प्रयोग करना काफी जोखिम भरा काम है। पॉइंट नंबर 3, पानी में मौजूद जहाज के सभी हिस्सों में से कुछ या तो काफी हद तक कोलैप्स हो गए, या फिर जो बचे वो इतनी बुरी स्थिति में कि उन्हें जरा छेड़ा भी गया तो वो धूल की तरह बिखर जाएंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि टाइटैनिक को शायद कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकेगा। वहीं इससे भी बुरी खबर यह कि वैज्ञानिकों के अनुसार टाइटैनिक रैक साल 2030 तक पूरी तरह से गायब हो जाएगा। जी हाँ, और उसकी वजह है पानी में मौजूद एक अजीब किस्म का बैक्टीरिया। बता दें कि पानी के अंदर टाइटैनिक का मलबा खोजा गया था, तब तक ये अच्छी तरह से प्रिजर्व था, मगर अब वैज्ञानिकों को नहीं लगता कि टाइटैनिक के अवशेषों के पास अब बहुत ज्यादा टाइम बचा है। वैज्ञानिकों ने इन बैक्टीरियाज को होलोमोनास टाइटैनिकाई नाम दिया है, और इस वक्त जहाँ पर टाइटैनिक मौजूद है वहाँ पर वाटर सैलिनिटी 3.5% है, इसलिए इन जीवाणुओं के लिए वहाँ जीवित रहना आसान है। अनुमान है कि बैक्टीरिया रैक को साल 2030 तक पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। मगर इतना तो सच है दोस्तों कि भले ही शिप पानी के अंदर से गायब हो जाए, भले इसका नाम और निशान ना बचे, मगर फिर भी इसकी कहानी को इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या टाइटैनिक को बचाने के लिए एक बार फिर से नए सिरे से प्रयास किए जाना चाहिए? क्या वाकई में किसी नई सोच और नई टेक्नोलॉजी की मदद से एक हिस्टोरिकल शिप को रिकवर किया जा सकता है? कमेंट के जरिए शेयर कीजिए अपने विचार। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।